ओके स्टूडेंट्स, हम डाटोमेरिज्म के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन में 51, असेटोएस्टिक एस्टर CH3CO CH2 C2H5 gives addition reaction with NaHSO3 HCN and NH2OH just like those of carbonyl group compounds. It also gives addition reaction with bromine like alkenes। जी, जैसे कि आपको पता है कि इसमें कीटो इनोल टाटोमेरिज्म कॉमन एग्जांपल है हमारे पास। एसीटोएस्टिक एसिड के अंदर जो है ये इस तरह से यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन टू कार्बन के दरमियान बनता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस ऑटोमेरिज्म की वजह से जो है डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, और इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है, कार्बोनिल करैक्टर भी है। तो ये दोनों रिएक्शंस दे सकता है, कार्बोनिल के रिएक्शंस भी और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिएक्शंस भी दे सकता है। 52, कीटो वेराइटी ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज़ 30%। कीटो वेराइटी जो है एसिटाइल एसीटोन की वो 30% है, जबकि बेंजोइल एसीटोन में ये ओनली 10% है। ये आप देख सकते हैं। तो इनोलिक वेराइटी बेंजोइल एसीटोन में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जब ये टाटोमेरिज्म दिखाता है तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है और हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये देखिए, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनता है ये डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, और यही इनोलिक करैक्टर रहता है तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, सो इनोलिक वैरायटी इसमें ज़्यादा रहेगी और कीटोनिक वैरायटी जो है वो कम रहेगी। ठीक है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ 70% जो है वो, और 70% भी उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, व्हाट इज द मेजर फैक्टर विच स्टेबलाइजेज द इनोलिक वैरायटी ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर। एसिटोएस्टिक एस्टर की जो इनोलिक वैरायटी है उसको क्यों स्टेबलाइज करता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाई द मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज -m while that of NH2 is +m। जी, ग्रुप ऑक्सीजन नाइट्रोजन मौजूद है, -m इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेता है ये। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इसमें रेजोनेट करता है, तो ये इसका -m इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। और NH2 इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है जो कि ये अपना रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व करवा लेता है, तो ये +m है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करने वाला। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू। 55 क्वेश्चन, stability of CH2CH single bond CH2 plus ion is less than that of the cyclopropynyl cation। क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन के अंदर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 बनते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट। 56 क्वेश्चन, द बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 इन प्रोपीन, C2 और C3 के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, तो सिंगल बॉन्ड होता है ना इनके दरमियान, C2 C3 के दरमियान, लेकिन वो कहता है कि एक्सपेक्टेशन हमारी यही थी कि सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड वाली लेंथ हमें नहीं मिलती बल्कि इससे कम लेंथ मिलती है। यानी ये बॉन्ड जो है C2 C3 के दरमियान ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन का ये कहता है कि जहाँ आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, उसके साथ वाली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर अवेलेबल हो, क्या मैंने कहा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और उसके साथ ऐसी कोई कार्बन हो जिसके साथ हाइड्रोजन मौजूद हो, कार्बन हाइड्रोजन, तो वो हाइपर कॉन्जुगेट हो सकते हैं। यानी इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन C2 और C3 के दरमियान रेजोनेट हो सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज। ये देखें, ठीक है। इस तरह इसके पास मज़ीद 2 हाइड्रोजन्स भी हैं जो यही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला इफेक्ट यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया है, बट इस डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से C2 और C3 के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो गई है। दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेटिव कॉन्सेप्ट के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ग्रुप इन टॉलुइन, ये मिथाइल ग्रुप है टॉलुइन के ऊपर लगा हुआ,
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कैसे शो करता है, क्योंकि इसके पास देखें यहाँ मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, और वही कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो डेफिनेटली यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखाया जा सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे और ये डबल बॉन्ड जो है एज ए नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड सो ऑन। जी क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है। अगर आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन देखें तो इसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं जो कि ये हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन का दिखा दिया आपने इफेक्ट, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, सो एक हाइड्रोजन का आपने इफेक्ट दिखा दिया तो बाकी 2 इफेक्ट भी इसी तरह से दिखाएंगे। अब इसमें देखें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में, तो इसमें 2 कार्बन है जिसके ऊपर, इसके ऊपर पे CH3 है, ये भी CH3 है, तो इसका मतलब ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको मैंने बताया कि जहाँ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, तो वो इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक है, तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो तीनों मिथाइल ग्रुप्स अपना अपना हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखाएंगे, तो ज़्यादा कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, 2 ब्यूटीन इज स्टेबल कंपाउंड देन 1 ब्यूटीन। जी 1 ब्यूटीन में देखें, ये 1 ब्यूटीन का केस है, तो इसमें देखें ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं जो इस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को यहाँ पे शो करवा सकते हैं, दो हाइड्रोजन्स। जबकि इस 2 ब्यूटीन में देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ वाली ये कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखाएंगे, और ये इस कार्बन के साथ जो ये वाली कार्बन है CH3, तो ये CH3 वाली जो 3 हाइड्रोजन्स हैं ये भी इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, जबकि इस 1 ब्यूटीन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स सिर्फ और सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन्स की वजह से बनते हैं। देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये एक हाइड्रोजन का हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखाया 1 ब्यूटीन के अंदर, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करवा दिया और ये डबल बॉन्ड बन गया, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा इस हाइड्रोजन की वजह से। अब इसमें देखें 2 ब्यूटीन की वजह से यहाँ से भी बन सकते हैं और इधर से भी बन सकते हैं, तो 6 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, 6 हाइड्रोजन की वजह से। तो नेक्स्ट डाइपोल मूवमेंट के हवाले से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन इज द सम ऑफ द डाइपोल मूवमेंट ऑफ टोलुइन एंड नाइट्रोबेंजीन। वाई? देखिए, नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के साथ एक नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, जैसे ये देखें, ये बेंजीन रिंग, ये देखें मैंने ऊपर से मिथाइल ग्रुप हटा लिया, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, डाइपोल मूवमेंट होगी डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा दूसरा वो कहता है और क्या दिखाया उसने, दूसरा दिखाया टोलुइन। टोलुइन में ये देखें, ये मैंने नीचे वाला नाइट्रो ग्रुप काट दिया, ये टोलुइन है। तो टोलुइन में मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के जरिए डाइपोल मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन के अंदर ये नाइट्रोबेंजीन जो है डाइपोल मूवमेंट दिखा रहा है। वो कहता है कि इन दोनों की डाइपोल मूवमेंट अगर सम किया जाए, ठीक है, टोलुइन की और नाइट्रोबेंजीन की जो डाइपोल मूवमेंट वैल्यूज़ हैं उनका अगर सम लिया जाए, जमा किया जाए, तो वो इक्वल टू मिलता है पैरा नाइट्रोटोलुइन के। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर दोनों इफेक्ट आ गए हैं ना, इसके अंदर दोनों इफेक्ट आ गए हैं, इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है, तो इसके अंदर दोनों इफेक्ट आ गए हैं पैरा नाइट्रोटोलुइन के अंदर, तो डेफिनेटली डाइपोल मूवमेंट इसकी ज़्यादा होगी, तो दोनों की इक्वल सम करेंगे तो इसकी इक्वल आ जाएगी। 61 क्वेश्चन, वाई द डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये आप डेफिनेटली जानते हैं कि इसकी इक्वल टू 0 नहीं होती है, जबकि ट्रांस वाले की इक्वल टू 0 हो जाती है। 62, वाई द डाइपोल मूवमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू इथाइल क्लोराइड। जी,
विनाइल क्लोराइड की जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत कम है, जबकि इथाइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। देखें, इथाइल क्लोराइड में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, डाइपोल मोमेंट होगी, जबकि विनाइल क्लोराइड में एक तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हुए, जब ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हुए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है और डाइपोल मोमेंट वैल्यू मिलती है, और जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है तो देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से ये डाइपोल मूवमेंट इस तरफ और ये वाली डाइपोल मूवमेंट इस तरफ, तो दोनों कैंसिल आउट हो रही हैं। तो बहुत कम वैल्यू हमें डाइपोल मूवमेंट की मिलती है विनाइल क्लोराइड में, क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इधर खींच रहा है इसको, रेजोनेंस इफेक्ट इधर भेज रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो डाइपोल मूवमेंट्स वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं और बहुत कम वैल्यू मिलती है विनाइल क्लोराइड की, वेरी लो। ठीक है, जबकि ऐसा इथाइल क्लोराइड के केस में नहीं है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता, उसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है और उसी वजह से हमें डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन्स आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। जी, आप ये देख सकते हैं कि इसमें डेफिनेटली केस आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगा हो तो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और अगर मेटा पोजीशन पे हो तो इससे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर ये हाइड्रोक्विनोन यानी कि पैरा पोजीशन पे लगे हो तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो जो हमारे पास कैस्टोल है, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, तो मॉलिक्यूल्स आज़ादी से ऊपर जा सकते हैं, बॉयल हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी बॉयल हो सकते हैं। ठीक है, और फिर मेटा वाले की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होती है, और जो पैरा वाले की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ये ज़्यादा जल्दी बॉयल नहीं होता। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देन द वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रो और नाइट्रोफिनॉल्स आर इन ऑर्डर। जैसे कि अभी आपको बता दिया कि ऑर्थो, पैरा और मेटा का जब कंपैरिजन करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे लगी हो तो उससे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और इससे जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन नहीं है। दो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन हो तो वो बॉयल जल्दी नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आसानी से बॉयल हो सकता है। मेटा की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है और पैरा की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए पैरा वाले की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई द एस्टर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन द corresponding एसिड्स। एस्टर्स, आप अगर एस्टर्स का फार्मूला देखें, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ आर, इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती है। जबकि इसका एसिड बनाया जाए, इस आर को हटाएं, एच लगा दें इधर, ये एसिड बन गया। तो अगर इसका एसिड देखें तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स एसिडिक हों तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉयल होने नहीं देंगे, एक दूसरे को वेपर्स नहीं बनने देंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लिक्विड के अंदर ही। जबकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये आसानी से बॉयल हो सकता है। ठीक है, एस्टर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इनके करस्पॉन्डिंग एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से यही डिस्कशन थी। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उस क्वेश्चन के हवाले से जस्ट 1 से 2 लाइन के अंदर ही आप आंसर मुकम्मल कर लिया करें, और स्ट्रक्चर्स लाजमी ड्रॉ किया करें। ठीक है, जिस तरह ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं आप इस तरह स्ट्रक्चर्स लाजमी ड्रॉ करें, और उसके अंदर जो भी आप इफ़ेक्ट शो करवाना चाह रहे होते हैं वो लाजमी मेंशन किया करें। ठीक है, जिस तरह इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं आप, या यहाँ पे हम जिस तरह ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत वाज़िया होने चाहिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं या इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट हो या कोई भी इफेक्ट शो करवा रहे हैं तो स्ट्रक्चर्स के अंदर आप उस चीज़ को वाज़िया शो किया करें। अगर आप स्ट्रक्चर्स अच्छे तरीके से बना देते हैं तो वही काफ़ी होते हैं। एग्जामिनर जो है वो आपकी स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करते, जस्ट वो
स्ट्रक्चर्स देखकर आपका समझ जाते हैं कि आपको आंसर आता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस पे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को, और होप्स हो कि यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो जाएगा। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन हो बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।